हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि हिंदी में हमारे सिलेबस के अंतर्गत एक टॉपिक दिया गया है, पत्रकारिता और जनसंचार। ठीक है, तो पत्रकारिता और जनसंचार का मटेरियल जो है आपको अमूमन मिल नहीं पाता, जो स्पेशल मटेरियल होता है। हालांकि हमारे जो सामान्य हिंदी का ऑनलाइन कोर्स है एप्लीकेशन पे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल के 2 या 3 वीडियो दिए हैं पत्रकारिता और जनसंचार से संबंधित। आज का जो ये वीडियो होने वाला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पत्रकारिता और जनसंचार के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में, और आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। और ऐसे क्वेश्चन अगर वहाँ पे बनते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज पत्रकारिता जनसंचार के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, निम्न में आधुनिक जनसंचार का माध्यम नहीं है। तो यहाँ पे आपने बताना है इनमें से कौन सा आधुनिक जनसंचार का माध्यम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक हमारा परंपरागत जनसंचार का माध्यम था बोल सकते हैं, क्योंकि अब बहुत कम हो गया है इनका। आप देखते हैं ना, कुछ ही स्टेट्स में अब हमको नुक्कड़ नाटक वगैरह देखने को मिलता है, कठपुतली डांस देखने को मिलता है, जिससे कुछ ना कुछ मैसेज जाता है। बाकी अखबार, रेडियो, फेसबुक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सभी आधुनिक जनसंचार के माध्यम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से आधुनिक जनसंचार का माध्यम कौन सा है। तो आधुनिक जनसंचार, जो जनसंचार इसके माध्यम बताने हैं, तो राइट आंसर जगह देखिए प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, यानी कि ये सभी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हिंदी का पहला साप्ताहिक उदंत मार्तंड कब शुरू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत बार क्वेश्चन बना है। हिंदी का पहला साप्ताहिक माना जाता है उदंत मार्तंड को, इस पत्र को, और इसके जो संपादक थे वो थे पंडित जुगल किशोर, और ये पत्र शुरू हुआ था 1826 में। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, 1826। नेक्स्ट देखिए, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली खबरें क्या कहलाती हैं। देखिए न्यूज़ चैनल आप देखते हो या न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, प्रतिदिन उसमें खबर आती है ना, यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे मौसम ऐसा रहा, बाजार में इतना उछाल आया, महंगाई इतनी बढ़ गई। तो ये प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली खबरें होती हैं, और इन सभी को कहा जाता है हमारा हार्ड न्यूज। ठीक है, डेली जो पब्लिश होते हैं उस न्यूज़ को कहा जाता है हार्ड न्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही देखिए, किसी पत्र में साप्ताहिक या मासिक प्रकाशित होने वाली विशेष खबर क्या कहलाती है। डेली जो खबर प्रकाशित होती है पत्र में वो कहलाती है आपकी हार्ड न्यूज। ऐसे ही मंथली या साप्ताहिक फिक्स डेट पे, जैसे आपने देखा होगा अखबार के साथ संडे के दिन एक अलग से पेपर आता है। ठीक है, तो इस तरह की न्यूज़ को कहा जाता है सॉफ्ट न्यूज। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, सॉफ्ट न्यूज। मीडिया अखबार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। देखिए जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है हमारा मीडिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो जो है ऑफिशियली शुरू हुआ था हमारा 8 जून 1936 को। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, 8 जून 1936। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था। तो देखिए जो हमारे राज्य के कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी, इनके आग्रह पे ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया 1957 में। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, 1957। विविध भारती सेवा की शुरुआत कब हुई थी। ये क्वेश्चन बना था आई थिंक सचिवालय रक्षक में या किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना था। विविध भारती जो सेवा है हमारी रेडियो सर्विस है ये, और इसकी शुरुआत भी हुई थी 1957 से। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, 1957। टेलीविज़न जनसंचार का कैसा माध्यम है। तो टीवी जो है हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, यानी कि दृश्य और श्रव्य माध्यम है टीवी हमारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर रहेगा, दृश्य और श्रव्य माध्यम। रेडियो को एक अद्भुत शक्ति किस व्यक्ति ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, महात्मा गांधी। भारत में टेलीविज़न या टेलीविज़न इंडिया की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो टेलीविज़न इंडिया की शुरुआत हुई थी, जिसको हम दूरदर्शन के नाम से जानते हैं आज, 1959 में। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, 1959 में टेलीविज़न इंडिया की शुरुआत हुई थी। भारत में टेलीविज़न का नियमित प्रसारण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। देखिए अभी हमने बात की ऊपर टेलीविज़न इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, 1959 में हुई थी। ठीक है, लेकिन उस समय डेली यहाँ पे टीवी नहीं चलता था, डेली प्रोग्राम नहीं चलते थे। नियमित प्रसारण का मतलब होता है डेली जो प्रसारण है कुछ ना कुछ चल रहा है चैनल पे। ये जो शुरुआत हुई थी 1965 में हुई थी। ठीक है, नियमित प्रसारण 1965 में। पहली बार दूरदर्शन का या टेलीविज़न इंडिया का प्रसारण हुआ था 1959 में। दोनों क्वेश्चनों को समझना है। टेलीविज़न इंडिया का नाम दूरदर्शन किस वर्ष से किया गया था। तो टेलीविज़न इंडिया देखिए 1959 में स्टेबल हुआ और इसको दूरदर्शन नाम दिया गया था हमारा। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 1975।
1975 में। 1984 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक कौन सा था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक जो था 1984 में, वो था हम लोग। और इसकी पटकथा की थी किसने? हमारी मनोहर श्याम जोशी ने, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण धारावाहिक आता है 1986 में, जिसका नाम था बुनियाद। बुनियाद ये भी महत्वपूर्ण है। और बुनियाद जो है ये भी हमारा मनोहर श्याम जोशी ने ही इसकी कथा लिखी थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रसार भारती का गठन किस वर्ष हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रसार भारती गठित हुआ था हमारा, राइट आंसर हो जाएगा 1997 में। एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाकर खबर की प्रामाणिकता देना क्या कहलाता है? तो देखिए एंकर जो होता है, टीवी एंकर, अगर वो खबर की पुष्टि करता है किसी वीडियो या कथन के द्वारा, तो इसको कहते हैं एंकर बाइट। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, एंकर बाइट। खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो सीधा प्रसारण कहलाता है खबर का घटना स्थल से लाइव। ऑप्शन ए। पाठकों को लुभाने वाली या लुभावनी खबरों से परिपूर्ण पत्रकारिता क्या कहलाती है? यानी कि जो भी ऑडियंस है ना, उनको लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए जो खबरें बनाई जाती हैं, इसको कहा जाता है हमारा येलो जर्नलिज्म, ठीक है, पीत पत्रकारिता। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, पीत पत्रकारिता। अमीर लोगों से संबंधित पत्रकारिता को क्या कहा जाता है? तो देखिए अमीर लोग यानी कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनसे संबंधित जो पत्रकारिता होते हैं, जर्नलिज्म होता है, इसको पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। समाचार लेखन की शैली कैसी होती है? तो समाचार लेखन की शैली हमेशा होती है उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। उल्टा पिरामिड ये होता है, उल्टा पिरामिड शैली ये, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, देखिए उल्टा पिरामिड में सबसे बड़ा जो होगा हमारा ये होता है इंट्रो। खबर का इंट्रो ही सबसे बड़ा होगा। उसके बाद खबर का दूसरा भाग होता है बॉडी, तीसरा होता है समापन। यानी कि उल्टा पिरामिड शैली में ये नहीं होता कि क्लाइमेक्स आपका लास्ट में होगा, क्लाइमेक्स पहले हो जाता है भाई किसी भी न्यूज़ का, ठीक है। ये होती है समाचार लेखन की शैली, उल्टा पिरामिड शैली। वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम पूछा भी गया किसी एग्जाम में। किसी घटना की रिपोर्ट को ही डैश डैश कहा जाता है। तो कोई भी घटना होती है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, मौसम खराब होता है, अर्थव्यवस्था गिरती है, टमाटर महंगा हो जाता है, प्याज महंगा होता है, सिलेंडर की कीमतें बढ़ती हैं, तो ये घटनाएं तो घटित हो रही है ना, और इनकी रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है, उसी को कहते हैं समाचार, ठीक है। किसी भी घटना की रिपोर्ट को ही समाचार कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है दादा साहब फाल्के को, ठीक है। और इनके नाम पर ही दादा साहब फाल्के भी दिया जाता है सिनेमा में समग्र योगदान के लिए। अभी रिसेंटली इस बार का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो हमारे साउथ इंडस्ट्री के एक मशहूर अभिनेता हैं रजनीकांत। तो रजनीकांत जी को 2021 का क्या मिला है? दादा साहब फाल्के अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसको सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है, जिससे हमारी फिल्मों को प्रमाण पत्र प्राप्त होता है रिलीजिंग के लिए, तो ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में, ठीक है, 1952। वर्तमान समय में जनसंचार का सबसे द्रुतगामी माध्यम कौन सा है? तो द्रुतगामी का मतलब होता है सबसे तीव्र, फास्ट। तो वर्तमान में सबसे फास्ट जो माध्यम है, जहाँ पे सबसे जल्दी खबरें वायरल हो जाती है, वो है सोशल मीडिया, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सोशल मीडिया। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो इंटरनेट पत्रकारिता होती है आपकी इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान और समाचारों का प्रकाशन, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा इसमें। ईमेल किस प्रकार का माध्यम है? तो ईमेल जो होती है हमारे, जो हम करते हैं आपस में मेल वगैरह एक दूसरे को, ईमेल हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेल तो होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये दृश्य माध्यम होते हैं, यानी कि ईमेल को हम देख पाते हैं ना, तो दृश्य माध्यम में रखा जाता है इसको। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो ईमेल का विस्तृत रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ किस वेबसाइट से हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेट पत्रकारिता मतलब नेट पे ही जर्नलिज्म किस वेबसाइट से शुरू होता है? तो ये वेबसाइट का नाम था हमारा webdunia.com, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, webdunia.com। वेब दुनिया आज भी आप सर्च करेंगे ना, अभी भी मिल जाएगी आपको ये वेबसाइट, webdunia.com, ठीक है। पूरी प्योर हिंदी की वेबसाइट है। निम्न में से सोशल मीडिया का उदाहरण है या हैं? कौन सा इसमें सोशल मीडिया का उदाहरण है? तो फेसबुक, वेबसाइट, ट्विटर, ये सभी क्या है? हमारे सोशल मीडिया के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अपरंपरागत मीडिया का उदाहरण कौन सा है? अपरंपरागत देखिए हमारा हो जाएगा इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया कोई हमारा परंपरागत मीडिया नहीं है। परंपरागत मीडिया जो हमारी है वो हमारी प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार आता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हम देखते हैं टीवी चैनल वगैरह जिसमें समाचार आते हैं रेगुलर वे में,
बट यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे कोई हमको कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई आदमी कोई स्पेसिफिक कोर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आदमी समाचार साझा कर सकता है, विचारों को साझा कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसको अपरंपरागत मीडिया एग्जाम्पल में रखा जाता है। निम्न में से कौन सी एक इंटरनेट डायरी है? इंटरनेट डायरी किसे कहा जाता है दिए गए विकल्पों में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्लॉग्स, ठीक है। ब्लॉग्स को इंटरनेट डायरी कहा जाता है क्योंकि ब्लॉग हम लिखते हैं इंटरनेट पे, और ये हमारी जैसे हम ऑफलाइन डायरी लिखते हैं फिजिकली, पहले लिखते थे, अब तो कम हो गया ट्रेंड, वैसे इंटरनेट पे जो डायरी हम लिखते हैं उनको ब्लॉग्स कहा जाता है। WWW के आविष्कारक कौन थे? तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक थे टिम बर्नर्स ली, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। टिम बर्नर्स ली कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड के थे। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जनसंचार और पत्रकारिता टॉपिक है स्पेशल, तो पत्रकारिता दिवस आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता जो दिवस होता है ये 30 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 30 मई। सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, और इसके जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन ए सही आंसर है इसमें, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जनता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जनता नामक जो पत्रिका थी इसका संपादन किया था हमारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहला ज्ञानपीठ दिया गया था 1968 में, और ये प्राप्त किया था उत्तराखंड के ही कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है ज्ञानपीठ से ये क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष, पहले ज्ञानपीठ केवल काव्य संकलन के लिए ही दिया जाता था। जब 1968 में ज्ञानपीठ की शुरुआत हुई तो केवल काव्य रचनाओं के लिए ही ज्ञानपीठ दिया जाता था, लेकिन 1984 के बाद 1984 के बाद साहित्य के समग्र योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने लगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिंदी संस्करण कब जारी हुआ? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको फाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं हम। इंग्लिश वर्जन तो इसका पहले जारी हो चुका था, इसका हिंदी वर्जन कब जारी हुआ ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो हिंदी एडिशन था वो जारी हुआ था 2007 में, ठीक है। ऑप्शन है, आई थिंक सभी क्वेश्चनों के आज आंसर ऑप्शन ए ही है। प्रिंटिंग वो थोड़ा मिस्टेक हो गई है लगता है। हिंदी फॉन्ट के कितने रूप प्रचलित हैं? ठीक है, तो हिंदी फॉन्ट के आपके 2 रूप प्रचलित होते हैं। हिंदी फॉन्ट के 2 रूप प्रचलित हैं, ठीक है। मेनली बोल रहा हूँ, मेनली हिंदी फॉन्ट के 2 हैं, एक तो हमारा मंगल होता है, एक कृति देव होता है, ठीक है। तो 2 ही फॉन्ट ज़्यादा प्रचलित हैं टाइपिंग में। हिंदी का मानक कीबोर्ड लेआउट क्या कहलाता है? देखिए, पेज लेआउट वाला भी हमारा टॉपिक है। ये सभी टॉपिक आपको हमारे हिंदी कोर्स में मिलते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे तो नहीं है। हमारा जो लास्ट के टॉपिक दिए गए हैं, पत्रकारिता और जनसंचार, हिंदी फॉन्ट, पेज लेआउट वगैरह, ये सभी टॉपिक आपको मिलेंगे केवल कोर्स में। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था हिंदी का जो मानक कीबोर्ड लेआउट होता है इसको कहा जाता है इनस्क्रिप्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, इनस्क्रिप्ट। अब इनस्क्रिप्ट क्या होता है, रेमिंगटन क्या होता है, फोनोटिक क्या होता है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको आंसर याद रखना है, हिंदी का जो मानक कीबोर्ड लेआउट है उसको इनस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे देखिए पत्रकारिता और जनसंचार से जुड़े महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन हमने देखे। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था ये। आप मान के चलिए, अगर इस सेशन से कोई क्वेश्चन बनता है आपका तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, ये मान के चलो आप, ठीक है। बाकी देखिए, टेस्ट सीरीज जो चल रही थी वो आपको देने की मेरी कोशिश रहेगी, और पॉसिबल होगा तो आज शाम को आपको लाइव टेस्ट दिया जाएगा, फुल लेंथ ग्रुप सी का मॉडल पेपर, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, टाइम का थोड़ा बाउंडेशन चल रहा है, और अगर टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी आज आपको शाम को प्रैक्टिस सेट दूंगा फुल लेंथ एक और 21, ठीक है। जाने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह जीवन में अपने एक पेड़ ज़रूर लगाना है आपने, और लोगों को भी अवेयर करना है कि पर्यावरण के लिए भी योगदान दें, एक पेड़ लगाएं। और साथ ही जब भी आप उत्तराखंड के खूबसूरत पर्वतीय डेस्टिनेशंस में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। वहाँ पे आपको लगता है कोई भी ऐसा पॉल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक वगैरह, कचरा वगैरह, जिससे इकोलॉजी को कुछ इफेक्ट हो सकता है, तो उसको अपने साथ लाएं और लोगों को भी अवेयर करें कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना करें, और बाहर से जो घूमने आते हैं टूरिस्ट उनको भी ये चीज़ें बताएं, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण के लिए योगदान हमारे जीवन का सबसे बड़ा योगदान होता है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि इसी पर्यावरण में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखें, अच्छे से एग्ज़ाम देना, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। कल आपको एक मोटिवेशन के लिए वीडियो भी दी जाएगी, ठीक है, जिससे आप लोग बहुत चार्ज होंगे और 110% अपना एफर्ट देंगे एग्ज़ाम में, ओके। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल। अब एग्ज़ाम नज़दीक है, छोटा सा एग्ज़ाम है, 12th लेवल का है, कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है। दुनिया में कैसे कैसे एग्ज़ाम होते हैं, तो घबराना नहीं है। चलिए, मिलेंगे आपको जल्दी, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।